नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज के शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर आज के सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आपसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं ये शानदार जानदार यूपी टेट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी के हम बात करने वाले हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में समान रूप से लाभदायक होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी काम की चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहां से देखने को मिलेंगे। हर सवाल की विस्तृत व्याख्या की जाएगी। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में 2014 में आए हुए हमारे यूपी टेट भर्ती परीक्षा के पेपर के बारे में। तो 2014 में आए हुए समस्त प्रश्नों का हम डिटेल व्याख्यात्मक हल पढ़ेंगे और सीडीपी जैसे जटिल विषय को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियोस को एंड तक जरूर देखें। वीडियो से जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट 2026 भर्ती परीक्षा की, क्योंकि आपके सारे सवालों का एकदम सही हल और आसान भाषा में आपकी समझ को स्पष्ट करने वाला व्याख्यात्मक हल यही मिलने वाला है। तो निवेदन है कि इसको अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक और अपने साथियों तक इसको जरूर शेयर करें, और शेयर करने के बाद विद्यार्थी एक थम्स अप का इमोजी भेज दें कि सर क्या हमने इसको शेयर किया है या नहीं किया है ना। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, बात करेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे 2014 के पेपर के बारे में। किसके बारे में बेटा? 2014 में जो हमारा पेपर आया था यूपी टेट का, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो आइए बिना समय गवाए बात करें। इससे पहले विद्यार्थी यही कहूंगा कि जो हमारा पेपर है वो कौन सा है, प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज है उसमें विद्यार्थियों हम 30 माफ करना, एग्जाम डेट जो है बेटा ये थोड़ी, हाँ जी बिल्कुल 2014 में क्या है, हमने कहा सर 30 फरवरी 2014 की ये डेट है जिस दिन ये पेपर हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके 30 सवालों को विद्यार्थियों जब हम हल करेंगे तो मेरा निवेदन है कि आप काउंटडाउन जारी रखें। आपको क्या करना है, 30 सवाल में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना। ये भी काउंट करना कि एक्यूरेसी कितनी रही, कितने गलत हो रहे हैं और कितने छोड़ दिए गए हैं ना। तो ये सारी व्याख्या आप मुझे विद्यार्थियों काउंट करते हुए बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए शुरू करें। पहला सवाल देखो क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है। कौन सा एक कथन क्या है बेटा, इनसे पूछा जा रहा है कौन सा एक कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। क्या ये बात सही है कि वंशानुक्रम का जो मतलब है विद्यार्थियों, वो माता पिता से उनकी संतानों में मिलने वाले जो गुण या लक्षण है उनका ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है? या विकास जो है वो प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है? क्या डेवलपमेंट जो होता है वो विद्यार्थियों ह्यूमन, ये इंसान और उसके वातावरण दोनों के बीच इंटरेक्शन का परिणाम है? क्या वंशानुक्रम जो होता है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, कि वंशानुक्रम बदल दिया जाता है, शोधन हो सकता है? या फिर विद्यार्थियों माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है? इनमें से कौन सा एक कथन है जो कि सत्य नहीं है? पहली बात करें विद्यार्थियों तो देखो यहां पर हम कह सकते हैं D बराबर H इंटू ई, जहां हम कहेंगे सर हमारा जो विकास होता है, क्या होता है बेटा, हमारा विकास वो किसका परिणाम होता है? विकास हमेशा याद रखना बेटा, वंशानुक्रम एवं वातावरण की, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का परिणाम है। वंशानुक्रम किसी भी इंसान की जन्मजात विशेषताओं का योग है, जबकि बेटा हमने कहा सर ये हमने कहा वातावरण क्या है, वातावरण से हम क्या करते हैं, कई प्रकार के गुणों को अर्जित करते हैं, तो अर्जित गुणों का योग है वातावरण। बोलो क्लियर, या सुनो। तो अब ध्यान सुना बेटा, वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम हमारे जन्म से ही जुड़ी हुई संभाव्य क्षमताओं को दर्शाता है कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। एक संभावना बताता है कि ये जन्मजात क्षमता है कि बच्चा इतना तो कर ही लेगा, और उन संभावनाओं की क्षमताओं का विकास कौन करता है? उनका विकास किया जा सकता है प्रशिक्षण के द्वारा, वातावरण के द्वारा। क्लियर? तो देखो माता पिता के संतानों का ट्रांसफर वंशानुक्रम ही कहलाता है क्या? बिल्कुल, माता पिता के गुणों या लक्षणों का उनकी संतानों में ट्रांसफर होना ही वंशानुक्रम है। बात तो बिल्कुल सही है। विकास जो है वो प्राणी मतलब इंसान, व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। हाँ ये भी सही है। क्या वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, चेंज है? नहीं सर, याद रखना हमने कहा सर शोधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में ट्रांसफर होना भी वंशानुक्रम है। हाँ ये भी सही है। लेकिन जो सही नहीं है वो कौन सा है? हमने कहा सर ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको पूछा भी क्या है परीक्षा में कि कौन सा एक सही नहीं है। बोलो क्लियर, डन डना डन, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला सवाल है साहचर्य के नियम है, इनमें से कौन कौन से हैं? समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम और ये सभी। देखो हमने कहा सर साहचर्य क्या है, पहले तो ये समझो साहचर्य का मतलब क्या होता है बेटा? साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएशन। क्या होता है? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन या हमने कहा सर साहचर्य कब स्थापित होता है? जब एक परिस्थिति में आप कुछ ज्ञान प्राप्त करते हो एक परिस्थिति में, और वही परिस्थिति के समान कुछ तत्व है ना,
हमने कहा सर एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में दिखाई देते हैं, तो वो जो तत्व हैं अगर एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में दिखाएं तो हम अपने नॉलेज का, हम अपने ज्ञान का, हम अपने तथ्यों का, हम अपने फैक्ट्स का, हम अपनी सूचनाओं का क्या कर सकते हैं, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में कनेक्शन बिठा सकते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो वैसा होगा। और ये कब कर सकते हैं, जब उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या हो, दो उद्दीपकों में समानता हो, दो परिस्थितियों में क्या हो, समीपता हो, तब हम कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा विद्यार्थी हमने कहा सर क्या कर सकते हैं, इसके अलावा वैषम्य का नियम विषमता होने पर भी कभी कभी यह किया जा सकता है। समानता, अगर दोनों परिस्थिति समान है तब भी किया जा सकता है। तो हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा बेटा, उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। कौन सा बेटा, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। क्या आंसर है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। बोलो यहां तक क्लियर है क्या, यस और नो, यस और नो, यस और नो, हाँ कि ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, हाँ जी बहुत अच्छा। तो उम्मीद करता हूं ये पहला सवाल आप सबका सही हो गया होगा, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अब अगला सवाल देखें बेटा क्या कहता है। अगला सवाल साहचर्य के बाद तीसरा सवाल आ रहा है, गेट्स के अनुसार अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है या फिर चिंतन है। हमने कहा सर क्या है, देखो अभिप्रेरणा तो किसी भी व्यक्ति की क्या दर्शाती है, आंतरिक दशाओं में होने वाला परिवर्तन है। किसमें, आंतरिक दशाओं में होने वाला परिवर्तन है जो व्यक्ति के भावात्मक पक्ष को दर्शाता है। कौन से बेटा, हमने कहा सर भावात्मक पक्ष को दर्शाता है कौन, हमने कहा सर अभिप्रेरणा। समायोजन क्या है, समायोजन अपने वातावरण के साथ किया जाने वाला क्या है, हमने कहा सर वातावरण के साथ किया जाने वाला अनुकूलन है, जो किसके कारण होता है, हमने कहा सर वातावरण में परिवर्तन के कारण होता है। जबकि बेटा सीखना क्या है, तो हमने कहा सर सीखना जो है ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है बेटा, ये हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन या यूं कहूं कि शोधन है। और ये किसके कारण होता है, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण आदि के कारण होता है। और यही बात बेटा याद रखना किसने कही थी, गेट्स एवं अन्य ने, कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमने कहा सर सीखना यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग कहलाता है। बोलो क्लियर है, यस और नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, याद रहेगा हाँ कि ना। और याद रखना जब सीखना स्थायी हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमने कहा सर जब सीखना स्थायी हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, याद करो, इसी को हम कहते हैं अधिगम। बोलो क्या कहते हैं, अधिगम। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, आपने आपको प्रेम करने की प्रवृत्ति को, अपने आप को माफ करना, सेल्फ लव जो होता है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म या हिप्नोटिज्म। देखो हिप्नोटिज्म तो क्या है बेटा, हिप्नोटिज्म का तो मतलब होता है वशीकरण, और वशीकरण अपना नहीं दूसरों का होता है। अब बचा बेटा देखो अपने आप को प्रेम करना, अपने आप को प्रेम करना मतलब क्या करना, हमने कहा सर स्व प्रेम, या यूं कहूं कि आत्म प्रेम, आत्म प्रेम कह सकते हो, स्व प्रेम कह सकते हो, या इसी को विद्यार्थियों हम क्या कह सकते हैं, स्व मोह भी कह सकते हैं, या यूं कहूं कि इसी को हम और क्या कह सकते हैं, आत्म मोह भी कह सकते हैं। तो जब व्यक्ति अपने आप से प्यार करने लगता है, अपने लिए सजने संवरने लगता है, तो ये प्रवृत्ति को ही एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है बेटा, सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है बेटा, सिगमंड फ्राइड। और इसी सिगमंड फ्राइड के द्वारा इस आत्म मोह, स्व मोह या फिर स्व प्रेम को क्या नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है बेटा जिसका नाम है नार्सिज्म। बोलो क्या नाम है, नार्सिज्म। और याद रखेंगे ये नार्सिज्म मनुष्य की क्या है, एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति किससे प्यार करने लगता है, किससे प्रेम करने लगता है, खुद से प्रेम करने लगता है। बोलो क्लियर है, यस और नो, आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है बेटा सवाल आपका। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सोच समझ के बताना। अगला सवाल है कि मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो बुद्धि आगे की पीढ़ियों में भी संक्रमित मतलब ट्रांसफर होती है, आगे की पीढ़ियों में भी संक्रमित ट्रांसफर होती है। और इनमें से किसका कार्य इस जन्मजात योग्यता, मतलब बुद्धि क्या है, जन्मजात योग्यता है, इसके विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, क्षेत्र का, मौसम का, वातावरण का या जलवायु का। ध्यान से देखना बेटा, हमने कहा बुद्धि जो है ये किसी भी व्यक्ति की क्या है बेटा, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है, जन्मजात योग्यता है जिसको अर्जित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका क्या किया जा सकता है, इसका विकास किया जा सकता है। यदि विकास कैसे होगा, यदि हम सामने वाले व्यक्ति को जिसकी बुद्धि का विकास करना है उसको कौन सा वातावरण उपलब्ध कराएं, उपयुक्त वातावरण अगर उपलब्ध कराएं, अच्छी ट्रेनिंग हम उसको दें, अच्छा ट्रेनिंग मतलब हम अच्छा क्या दें बेटा, उसको प्रशिक्षण दें, तो उसके बुद्धि का विकास किया जा सकता है। तो याद रखना बुद्धि जो है कि एक जन्मजात योग्यता है, इसके विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वातावरण कहलाता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला है कि पूरे आवृत्ति वितरण के
के प्रतिनिधित्व को करने वाले मान को क्या कहा जाता है? प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, या फिर समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान? बताओ। पूरे आवर्ती वितरण, पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो मान है, वैल्यू है, उसको क्या कहा जाता है? हमने कहा सर उसी को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी का मान भी कहते हैं। बोलो क्लियर है? यस और नो? तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है बेटा सवाल आपका। अगला सवाल, हाँ जी, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? बताओ कौन सी नहीं है? कि ये चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कौन सा एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड बच्चे की विशेषता नहीं है? देखो यहां पर एक बात कही जा रही है बेटा, किसके बारे में? मोटिवेशन के बारे में। किसके? मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या होता है बेटा? मोटिवेशन का हिंदी मतलब क्या होता है? हमने कहा सर मोटिवेशन का हिंदी मतलब होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा, एक ये बात याद रखना बेटा, अभिप्रेरणा एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। क्या है बेटा? अभिप्रेरणा एक प्रकार से हम कहेंगे सर कि ये एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति में क्या करती है? हमने कहा सर लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है। लक्ष्य प्राप्ति में क्या करती है बेटा? हमारी सहायता करती है, हेल्प करती है। अब एक छोटी सी बात समझना, इसका मतलब ये हुआ कि अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं है। नहीं है, अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाली प्रक्रिया है। मोटिवेशन सब में होता है, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसके अंदर मोटिवेशन होगा वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही करेगा। नहीं, नेवर एवर एवर, ऐसा नहीं कह सकते कि जो मोटिवेशन होगा तो फिर वो लक्ष्य को प्राप्त, ऐसा तो फिर कम मोटिवेशन वाला भी प्राप्त कर लेगा, ज्यादा वाला भी प्राप्त कर लेगा। तो हम ये नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि हाँ, उसको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और वो पहले जितनी स्पीड से प्राप्त कर रहा था अब उससे थोड़ी ज्यादा स्पीड से वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब हमेशा 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 लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाली प्रक्रिया है, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता दिलाने वाली प्रक्रिया नहीं है। और यही अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल। और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाह्य। और इंटरनल का मतलब क्या होता है बेटा? हमने कहा सर आंतरिक। अब चाहे अभिप्रेरणा आंतरिक हो या बाह्य, दोनों ही याद रखना लक्ष्य निर्देशित है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करती है। सफलता मिले ना मिले ये नहीं कह सकते। तो चाहे आंतरिक अभिप्रेरणा ही क्यों हो, इसके कारण व्यक्ति हमेशा सफल होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है। क्या बात क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या कहता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। अधोपांत मतलब एंड टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या रॉस? बताओ किसने कहा? हमने कहा सर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी थी बेटा, बहुत ही फेमस किताब है, नाम क्या है? एमाइल नामक पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक लिखने का, ये बुक लिखने का श्रेय जो है बेटा, ये बुक लिखने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिसको हम प्रकृतिवादी विचारक कहते हैं। कौन सा विचारक बेटा? जिसको हम नेचुरलिस्ट फिलोसोफर, प्रकृतिवादी विचारक भी कहते हैं। और इन्होंने ये कहा था, क्या कहा था बेटा? इन्होंने ये कहा था कि जो बालक है, कौन है बेटा? हमने कहा सर जो बालक होता है वो बालक किसके समान है? याद रखना, बालक एक पुस्तक के समान है। और इस पुस्तक को पढ़ेगा कौन? तो इन्होंने कहा बालक एक पुस्तक के समान है जिसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ने का काम जो करेगा उस इंसान का नाम क्या है? उस इंसान का नाम है शिक्षक। क्या नाम है? शिक्षक। एक बात तो ये इन्होंने कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही बेटा? दूसरी बात इन्होंने कही कि देखो इन्होंने एक बात और कही, और वो दूसरी बात क्या कही? कि जितने भी बालक होते हैं, जितने भी कौन होते हैं? बालक होते हैं, उन बालकों को हमेशा कहाँ की शिक्षा दो? घर के बाहर की सामाजिक शिक्षा दो। जबकि जितनी भी बालिकाएं होती है, कौन होती बेटा? बालिकाएं होती है, उनको कहाँ की शिक्षा दो? उनको घर के अंदर की घरेलू शिक्षा दो। किसकी? घर के अंदर की घरेलू शिक्षा दो। और तीसरी और अंतिम बात इन्होंने कही थी बेटा, और वो तीसरी और अंतिम बात क्या है? इन्होंने कहा कि चाहे बालक हो या बालिका, चाहे बालक हो या बालिका, इन दोनों की अगर शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कहा सर इन दोनों की जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो बालक बालिका की प्राथमिक शिक्षा तो कैसी होनी चाहिए? साथ साथ, है ना,
टुगेदर, एक साथ होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही माध्यमिक कक्षाओं में आते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो इन दोनों की जो माध्यमिक शिक्षा होती है वो कैसी कर देनी चाहिए। हमने कहा सर बालक बालिका की माध्यमिक शिक्षा कैसी कर दो बेटा, हमने कहा सर अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन फिर हमने कहा सर माध्यमिक शिक्षा अलग अलग, लेकिन जब बच्चा कॉलेज जाता है तो उसकी स्नातक शिक्षा कैसी होनी चाहिए। फिर से हमने कहा सर स्नातक शिक्षा पुनः बच्चे की साथ साथ होनी चाहिए। बोलो क्लियर। तो ये तीन बातें कहने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को। वो व्यक्ति जिसने ये कहा उसका नाम क्या है, रूसो, जो कि एक प्रकृतिवादी विचारक हैं जिनकी किताब का नाम है एमाइल। इसीलिए हमने कहा सर हमारा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सर उस इंसान का नाम है रूसो। क्या नाम है, रूसो, जिसने कितनी बातें कही, तीन बातें कही, जो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है कि बालक पुस्तक के समान है जिसको शिक्षक को पढ़ना चाहिए, बालकों को घर के बाहर की शिक्षा, बालिकाओं को घर के अंदर की शिक्षा, बालक हो या बालिका प्राथमिक शिक्षा साथ साथ, माध्यमिक शिक्षा अलग अलग, स्नातक शिक्षा पुनः साथ साथ दी जानी चाहिए। ऐसा मानने वाले कौन है, रूसो। बोलो क्लियर। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका, अगला है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है या प्रशासक का है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। तो हमने कहा सर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की दो अवधारणाएं हैं, जिसमें एक अवधारणा है प्राचीन अवधारणा और एक अवधारणा है बेटा वर्तमान अवधारणा। प्राचीन यानी पुरानी और वर्तमान मतलब न्यू यानी नवीन। प्राचीन अवधारणा में सारा काम शिक्षक करता था, इसलिए पहले जो शिक्षा होती थी वो किस पर केंद्रित होती थी, टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक केंद्रित होती थी। जबकि वर्तमान में जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर किस पर केंद्रित है, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड है, अर्थात जैसा बच्चा चाहेगा वैसा पढ़ाया जाएगा। इसलिए वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का है। इसलिए आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो तर्क है इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने कहा सर आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक तो कहां से कहां चलता है, हमने कहा सर आगमनात्मक जो तर्क होता है उसमें बच्चा सबसे पहले क्या करता है, एक विशिष्ट पैटर्न की खोज करता है और विशिष्ट पैटर्न खोजते हुए सामान्यीकरण करता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। जबकि निगमनात्मक तर्क में हमने कहा सर पहले बच्चा सामान्यीकरण करता है और अंत में एक विशिष्ट पैटर्न पहचान लेता है। इसलिए हमने कहा सर विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो तर्क है उसको कहा जाता है निगमनात्मक तर्क, एंड दैट इज हमने कहा सर क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं डिडक्टिव थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग। ध्यान देना बेटा, इसी डिडक्टिव थिंकिंग के कारण इसी को कहा जाता है अमूर्त से मूर्त की ओर का चिंतन, इनविजिबल से विजिबल का चिंतन। इसी को कहते हैं बेटा नियम से उदाहरण की ओर, फ्रॉम फॉर्मूलाज टू एग्जाम्पल्स थ्योरी, नियम से उदाहरण की ओर। इसी को कहा जाता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कठिन से सरल की ओर का नियम भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है बेटा प्रमाण से, फ्रॉम रिजल्ट टू डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष की ओर का नियम भी कहा जाता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर का नियम भी इसी को कहते हैं। तो ये सारे के सारे किसके हैं बेटा, ये सारे के सारे डिडक्टिव थिंकिंग यानी निगमनात्मक के हैं। जबकि हमने कहा सर उदाहरण से नियम, तर्क से माफ करना, नियम उदाहरण से नियम, सरल से कठिन, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये किसका है, तो ये सारे के सारे इंडक्टिव थिंकिंग के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो बोलो क्लियर है यहां तक, यस और नो, हाँ कि ना। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बी क्या है। आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है, अगला सवाल आपका, बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता इनमें से क्या है, परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख बेटा इसमें मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। देखो सारी विशेषताएं दी जा रही है पर यहां पर क्या पूछी जा रही है, कौन सी ऐसी विशेषता है जो साइकोलॉजिकल है, और जो चीज साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक होती है बेटा वो होती तो है पर दिखाई नहीं देती है। तो बताओ कौन सी चीज है इनमें से जो होती तो है पर दिखाई नहीं देती है। तो एक ही आंसर है इसका कि बेटा हमारी जो फीलिंग्स होती है वो हमारे अंदर होती तो है पर एग्जैक्टली वो कैसी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमने कहा सर हमारा यहां पर अगर हम बात करेंगे आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर देखिए भावनाएं ही हैं जो होती तो है पर दिखाई नहीं देती है, फीलिंग्स आर साइकोलॉजिकल। इसीलिए हमने कहा सर सामूहिकता की भावना जो है, ये सामूहिकता की भावना एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, बाकी धार्मिक विशेषता है, अनुकरण व्यक्तिगत विशेषता है, परनिर्भरता पारिवारिक विशेषता है। ठीक है आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं, संवेग का मतलब क्या बेटा, किशोरावस्था में जो संवेग यानी इमोशंस होते हैं उन इमोशंस की तीव्रता किस प्रकार से प्रकट होती है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंधों के कारण, व्यवसाय की समस्या के कारण, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। देखो किशोर अवस्था बेटा जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किशोर अवस्था जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंट पीरियड। कौन सा पीरियड बेटा, एडोलसेंट पीरियड, जो कब से कब तक होता है, हमने कहा सर 12-13 से लेकर 18-19 वर्ष की आयु के बीच में होता है एडोलसेंट
एडोलसेंट पीरियड, और इसी के बारे में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है स्टैनली हॉल। बोलो क्या नाम है बेटा, स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने 1904 में, कब बेटा, 1904 में किताब लिखी थी। उस किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम है एडोलसेंस। क्या नाम है, एडोलसेंस। ये किताब किसने लिखी थी, हमने कहा सर स्टैनली हॉल ने। और क्योंकि स्टैनली हॉल ने किताब लिखी है, इसीलिए याद रखना बेटा एक छोटी सी बात और, कि स्टैनली हॉल को ही क्या कहा जाता है, हमने कहा सर स्टैनली हॉल को ही कहा जाता है किशोरावस्था का जनक। क्या कहते हैं बेटा, हमने कहा सर किशोरावस्था का जनक, मतलब क्या हो गया, फादर ऑफ एडोलसेंट पीरियड। किशोरावस्था का जनक किसको मान लिया गया है, हमने कहा सर ये मान लिया गया है आपके अपने, हमने कहा सर ये स्टैनली हॉल को, जिन्होंने कहा था कि इस दौरान प्रतिकूल एडवर्स फैमिली रिलेशन होने लगते हैं, विपरीत रिलेशन बनने लगते हैं परिवार वालों से, व्यवसाय चयन की चिंता होने लगती है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में दिक्कत आती है, और सारी घटनाएं तब होती है जब हम कौन सी अवस्था में होते हैं, हमने कहा सर ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है जब हम किशोरावस्था में होते हैं। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कहता है। अगला सवाल आ चुका है बेटा, देखो क्या कहता है, 140 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, तो फिर उस इंसान को हम किस श्रेणी में रखेंगे, किस श्रेणी में, मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। देखो हमने कहा सर कई प्रकार के बच्चे हैं, जिनमें एक आते हैं जिनको हमने कहा सर क्या, एक को हम कहते हैं प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली से नीचे जो होते हैं उनको हम कहते हैं अति तीव्र, या फिर यूं कहूं कि अति तीव्र, या बेटा हम क्या कह सकते हैं इसी को, हमने कहा सर इन्हीं को हम याद रखना अति तीव्र भी कहते हैं, और हमने कहा सर अति श्रेष्ठ भी कहते हैं। उनके नीचे आते हैं तीव्र बुद्धि बालक, उनके नीचे आते हैं बेटा सामान्य बुद्धि बालक, सामान्य के नीचे आते हैं बेटा हमने कहा सर मंद बुद्धि या पिछड़े बालक, मंद बुद्धि या पिछड़े के नीचे आते हैं बेटा निर्बल बुद्धि बालक, निर्बल बुद्धि के नीचे आते हैं बेटा हमने कहा सर क्षीण बुद्धि बालक, और क्षीण बुद्धि बालकों में भी फिर से तीन प्रकार हो जाते हैं, और क्षीण बुद्धि में तीन कौन कौन से हैं, हमने कहा सर एक हो जाता है मूढ़ बुद्धि, एक हो जाता है, माफ करना, एक हो जाता है बेटा मूर्ख बुद्धि, एक हो जाता है मूढ़ बुद्धि, और एक हो जाता है जड़ बुद्धि। अब बात करें इनके आईक्यू की, तो देखो जड़ बुद्धि जो होता है उसका आईक्यू कितना, उसका आईक्यू 25 से भी कम होता है, 25 से भी कम आईक्यू जड़ बुद्धि का। फिर 25 से 49 वाला, 25 to 49 वाला मूढ़ बुद्धि, फिर 50 से 69 वाला, 50 to 69 मूर्ख बुद्धि, 70 से कम वाले तीनों के तीनों क्षीण बुद्धि कहलाते हैं। जबकि निर्बल बुद्धि कौन, जो कि हमने कहा सर 60, माफ करना, कहां से कहां होगा, हमने कहा सर ये हो जाएगा आपके 70 to 79, 70 से लेकर हमने कहा सर 79 तक। अच्छा फिर हमने कहा सर 80 से 89 वाला कौन सा, मंद बुद्धि, हमने कहा सर 90 से 109 वाला कौन सा, सामान्य बुद्धि, फिर हमने कहा सर 110 से 119 वाला कौन सा, हमने कहा सर तीव्र बुद्धि, फिर हमने कहा सर 120 से 139 कौन सा, अति तीव्र बुद्धि, और 140 या इससे ऊपर वाला कौन सा, हमने कहा सर प्रतिभाशाली। हमसे पूछा 140 से अधिक वाला कौन, तो हमने कहा सर प्रतिभाशाली बालक होता है। बोलो क्लियर है, यस और नो, हाँ कि ना, बोलो याद रहेगा, यस और नो। आगे बढ़े, तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो क्या कहता है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, क्रो, जेम्स ड्रेवर, रोस या स्किनर। देखो बेटा इस बारे में एक छोटी सी बात याद रखना, जो क्रिएटिविटी होती है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, और हिंदी में कहते हैं सृजनशीलता। इस सृजनशीलता के बेटा कितने तत्व हैं, 4 तत्व हैं, जो अक्सर आपकी यूपी टेट भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनको आप विशेष याद रख लेना, 4 तत्व कौन कौन से हैं, बार बार आएंगे, तो फिर से निवेदन है बेटा कि इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इनको हल्के में हमें नहीं लेना है। 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो हमने कहा सर पहला जो तत्व है वो है मौलिकता। कौन सा बेटा, मौलिकता। दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा है हमने कहा सर लचीलापन। क्या है बेटा, लचीलापन। तीसरा क्या है बेटा, तो हमने कहा सर मौलिकता, लचीलापन के बाद तीसरा आ जाता है जिसको हम कहते हैं धारा प्रवाह। क्या कहते हैं बेटा, धारा प्रवाह भी कहते हैं। फिर अगला आ जाता है बेटा कौन सा, तो हमने कहा सर अगला आ जाता है जिसको हम कहते हैं विस्तारीकरण। क्या कहते हैं बेटा, विस्तारीकरण भी कहते हैं। तो कितने तत्व है, 4 तत्व है। किसके तत्व है, हमने कहा सर सृजनशीलता के। और सृजनशीलता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, ये बात कहने का श्रेय किसको जाता है, श्रीमान क्रो एवं क्रो को जाता है। किसको, क्रो एवं क्रो को जाता है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक, मैकडुगल, कोहलर या पावलोव। ये वही व्यक्ति है बेटा जिसने, याद रखना, 1898 के बाद 1913 में किसके नियम दिए थे, हमने कहा सर सीखने के नियम भी दिए थे। और इन्होंने सीखने के नियमों को कितने भागों में बांटा था, इन्होंने जो सीखने के नियम होते हैं बेटा, इनको याद रखना फिर 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में, 2 भागों में बांट दिया था। किसको बांट दिया था, सीखने के नियमों को, जिसमें एक हमने कहा सर कौन से नियम है, एक है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब बेटा प्राथमिक। दूसरे कौन से हैं, हमने कहा सर दूसरे हो जाएंगे जिनको हम कहते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी, या हिंदी में प्योर कहा जाता है इसको गौण। क्या कहा जाता है बेटा, गौण नियम भी कहते हैं। द्वितीयक
द्वितीयक या गौण। अब समझना, इनके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से। तो प्राइमरी में आ जाता है बेटा कौन सा, तो हमने कहा सर एक तो आता है तत्परता का नियम। किसका? तत्परता का नियम आता है। सबसे पहला जो नियम है वो कौन सा है? तत्परता का। दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा हमने कहा सर दूसरा आ जाता है अभ्यास का। और तीसरा कौन सा आ जाता है बेटा? तीसरा हमने कहा सर प्रभाव का। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, 3 नियम होते हैं। द्वितीयक में हमने कहा सर कौन कौन से होते हैं? द्वितीयक में 5 नियम बताए गए हैं। कितने बेटा? 5। जिसमें पहला कौन सा है बेटा? पहला है आंशिक क्रिया का नियम। किसका? आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है। दूसरा कौन सा बेटा? दूसरा हमने कहा सर मानसिक विन्यास का, मेंटल सेटअप का नियम, मानसिक विन्यास का नियम। तीसरा कौन सा बेटा? तो हमने कहा सर तीसरा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं सादृश्यता का नियम, या कई जगह पर इसको याद रखना एनालॉजी या फिर आत्मीकरण का नियम भी कहा जाता है। आत्मीकरण का नियम भी इसी को कहते हैं। फिर चौथे नंबर पर क्या आ जाता है बेटा? तो हमने कहा सर चौथे नंबर पर आ जाता है साहचर्य का नियम। 5वें नंबर पर आ जाता है जिसको हम कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम। किसका बेटा? बहु प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो, हाँ कि ना? तो ये 5 नियम द्वितीयक, 3 नियम मुख्य किसने बताए थे? ये जिस व्यक्ति ने बताए थे, सीखने के नियम और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, उस इंसान का नाम क्या है? थॉर्नडाइक। क्या नाम है? थॉर्नडाइक। कल याद करो, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने 2 किताबें लिखी है, एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, भूखी बिल्ली पर प्रयोगों के द्वारा। अगला देखो क्या है। अगला है सीखने के प्रकार के निराकरण के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सीखने को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, या इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। बताओ, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हमें इनमें से क्या एक सीखने के लिए नहीं करना चाहिए? क्या हमें बच्चे को मोटिवेट और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए? यस और नो? क्या हमें उसको सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है। क्या बच्चे को दंडित करना चाहिए? क्या सर ये तो गलत दे रखा है। क्या हमें बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा उसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए? हाँ ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? हमने कहा सर ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? सी इज द राइट आंसर। कौन सा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमें कभी बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है। अगला है जिस वक्र रेखा में, वक्र में रेखा का मतलब क्या बेटा? जिस कर्व लाइन में हमने कहा सर प्रारंभ में तो सीखने की गति कैसी होती है? तीव्र होती है, और बाद में सीखने की गति मंद होती है। शुरुआत में तीव्र, बाद में मंद हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स वक्र कर्व, नतोदर वक्र, कॉनकेव कर्व, या फिर बेटा मिश्रित वक्र रेखा, कॉम्बिनेशन कर्व लाइन, या वक्र रेखा होती ही नहीं है? होती है सर। हमने कहा सर वक्र रेखाओं की बात करें तो उनको इस प्रकार से खींचा जा सकता है और कहा जा सकता है कि वो किसके अनुसार चलती है? अकॉर्डिंग टू टाइम एंड देयर क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हमने कहा सर क्या है? हमने कहा सर उनकी मात्रा, सीखने की मात्रा। ठीक है। तो देखो पहले तो वो मात्रा है जो समय के अनुसार हमने कहा सर क्या होती है? बाद में हमने कहा सर शुरुआत में तो समय के अनुसार मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे कम होती रहती है। तो ये जो वक्र बना है बेटा, इसी को कहते हैं नेगेटिव कर्व ऑफ लर्निंग। कौन सा बेटा? नेगेटिव कर्व भी कहते हैं। और नेगेटिव कर्व का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव कर्व का मतलब होता है नकारात्मक वक्र। कौन सा वक्र बेटा? हमने कहा सर सीखने का नेगेटिव कर्व यानी हो जाता है नकारात्मक वक्र। और यही नकारात्मक वक्र याद रखना बेटा और क्या कहलाता है? हमने कहा सर यही नकारात्मक वक्र कहलाता है कॉन्वेक्स कर्व। कौन सा कर्व बेटा? कॉन्वेक्स कर्व, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। कौन सा? उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। और एक नाम इसका और है, क्योंकि नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसीलिए इसको ऋणात्मक वक्र भी कहा जाता है। और ये ऋणात्मक वक्र किसको दर्शाता है? कि प्रारंभ में तो सीखने की गति कैसी हुई? प्रारंभ में तो बेटा तीव्र हुई, लेकिन बाद में कैसी हुई बेटा? बाद में सीखने की गति मंद हुई। तो ये जो कर्व हमारा बना है इसका नाम क्या है? उन्नतोदर वक्र, जिसको हम कॉन्वेक्स कर्व या नेगेटिव कर्व भी कह सकते हैं, नेगेटिव कर्व ऑफ लर्निंग। बोलो क्लियर? ये बताता है कि सीखना जरूरी नहीं हमेशा सकारात्मक ही हो, सीखना अधिगम सकारात्मक के साथ नकारात्मक भी होता है। आगे बढ़े। वेरी गुड। अगला देखो क्या है बेटा? व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? कि 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, या फिर 2 व्यक्तियों में शारीरिक मानसिक योग्यता संवेगात्मक दशाओं में समान और एक जैसे नहीं होना, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। या कोई 2 व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, वो है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले बताया था 1869 में एक व्यक्ति ने बेटा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। बोलो क्या नाम है? फ्रांसिस गाल्टन, जिसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक भी कहते हैं। किसका बेटा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या कहा जाता है? हमने कहा सर इसी इंसान को याद रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक भी कहते हैं। अच्छा, इनकी एक बुक भी है जो बार बार पूछी जाती है, नाम क्या है? हेरिडिटरी जीनस। क्या नाम है बेटा? हेरिडिटरी जीनस नामक इनकी किताब है, जिसमें इन्होंने इन चीजों का वर्णन किया है और कहा कि एक इंसान जो होता है वो दूसरे से कई आधार
आधार पर अलग होता है, जिसमें हमने कहा सर इमोशनली हम एक दूसरे से अलग होते हैं, फिजिकली शारीरिक रूप से भी हमारे अंदर विभिन्नता होती है, मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, सामाजिक सोशल तरीके से भी हम एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चारित्रिक अकॉर्डिंग टू हमने कहा सर कैरेक्टर वाइज भी हम क्या होते हैं, चारित्रिक दृष्टि से भी हम एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक, इसके अलावा हमने कहा सर भाषाई आधार पर भी अलग होते हैं, नैतिक आधार पर भी अलग होते हैं। मतलब हम सभी लोगों में इन सभी आधार पर क्या पाई जाती है, इन सभी आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है, इसी विभिन्नता का नाम क्या है, इसी विभिन्नता का नाम है बेटा, याद रखेंगे क्या, हमने कहा सर व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसके अनुसार कहा जा सकता है कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में शारीरिक और मानसिक योग्यता और इमोशनल दशाओं में कभी समान और एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो व्यक्तियों में पाई जाने वाली यही विभिन्नता क्या कहलाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। बोलो क्लियर है, यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है सवाल आपका। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, हाँ, या फिर बेटा ए और बी दोनों करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताओ क्या बताओगे? देखो बेटा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति ने बताया था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्लीफोर्ड विटिंगम बियर्स। बोलो क्या नाम है? क्लीफोर्ड विटिंगम बियर्स। ठीक है, अब देखो ये जो क्लीफोर्ड विटिंगम बियर्स है, इसको कई जगह पर क्या लिख दिया जाता है, इसी को लिख दिया जाता है CW बियर्स। क्या? CW बियर्स। और इस CW बियर्स के द्वारा एक बुक भी लिखी गई, किताब लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, जिस किताब का नाम है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। क्या है बेटा? अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक किताब है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे कुसमायोजन से हमें बचना होगा, तभी क्या अच्छा रहेगा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और हमें वो चिंता तनाव दबाव जैसे किसी प्रकार के कोई रोग नहीं होंगे, और रोग नहीं होंगे तो यही चीज कहलाती है निरोगी होना, जिसको हम कहते हैं मानसिक आरोग्य होना, मेंटल हाइजीन। और इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? हमने कहा सर ये किया था, आपके याद रखेंगे, CW बियर्स ने। और बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान करता है, बिल्कुल सही है। कुसमायोजन का निराकरण करता है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है, 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपयुक्त की माध्यिका क्या होगी? बताओ, 36, 50, 40 या 23? बताओ क्या होगी? पहले तो इनको हम सीक्वेंस में जवाब देंगे। 23 आएगा, फिर बेटा हमने कहा सर 36 आएगा, 38 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 51 आएगा, हाँ, और 54 आएगा। काट लो बेटा। इन देखो, 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं, बीच में कौन है? हमने कहा सर 40। माध्यिका क्या है बेटा इसकी? हमने कहा सर 40 हो जाएगी। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल आ रहा है, देखिए क्या कहता है आज का अगला सवाल। हमने कहा सर रुचि जो होती है, कौन होती है बेटा? रुचि। इंटरेस्ट का संबंध किससे होता है? योग्यता, अवधान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो इंटरेस्ट जो है बेटा, इंटरेस्ट जो है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा का ही एक शब्द है बेटा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंट्रेस है। क्या नाम है बेटा? इंट्रेस है। और इंट्रेसे का मतलब क्या होता है? इंट्रेसे का मतलब अलग करना या अलग होना। तो जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है, तो हमारी उस चीज में क्या होने लगती है? अलग होने पर हमारी उस चीज में रुचि होने लगती है। जो नॉर्मल नहीं, कुछ अलग होती है, तब हमारा रुचि होने के कारण उस पर क्या जाता है? ध्यान जाता है। ध्यान मतलब हमारा फोकस उस पर चला जाता है। इसका मतलब रुचि का संबंध सीधा सीधा किससे है? अटेंशन से है। और अटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अवधान कहते हैं। और एक छोटी बात याद रखना, रुचि जो होती है बेटा, हमने कहा सर रुचियां जन्मजात भी होती है एज वेल एज अर्जित भी होती है। कुछ रुचियों का संबंध बचपन से, जन्म से होता है, तो कुछ का संबंध हमारे आसपास के वातावरण से अर्जित होने के कारण भी होता है। तो आंसर क्या हो गया? बी आंसर सही है ना। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग लेने को क्या कहते हैं? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशय या चिंता। बताओ क्या बताओगे इसका आंसर? हमने कहा सर सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने की जो योग्यता है, कि जब एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति के सीखने में सहायता करे, नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो ये एक प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है। और याद रखना यही क्या कहलाता है? हमने कहा सर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? हमने इसी को क्या नाम दे रखा है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कह रखा है। अच्छा, काम की बात क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के भी कई प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों में मुख्य रूप से आपने नाम सुने होंगे, और वो कौन कौन से हैं? एक होता है बेटा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरा होता है बेटा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है बेटा हमने कहा जिसको जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो वहीं हमने कहा सर एक होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल। कौन सा बेटा? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और एक होता है जिसको हम कहते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो कई प्रकार हैं किसके बेटा? हमने कहा सर सीखने के, स्थानांतरण के। और हिंदी में अगर इसी को बात करें बेटा तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, या फिर यूं कहूं कि धनात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक या ऋणात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। वहीं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है शून्य अधिगम का स्थानांतरण। वहीं हमने कहा सर हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। वहीं हमने कहा सर वर्टिकल का मतलब क्या होता है? अधिगम का। हमने कहा सर वर्टिकल स्थानांतरण का मतलब हो जाता है ऊर्ध्व अधिगम का अंतरण। और बाइलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा? बाइलेटरल का मतलब हो जाता है द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण। तो ये इतने सारे प्रकार हैं सारे के सारे अधिगम के अंतरण के। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अनुबंधन की जो प्रक्रिया है इसका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, प्रथम सोपान क्या है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले बेटा हमने कहा सर कंडीशनिंग होने के लिए क्या जरूरी है? हमने कहा सर कंडीशनिंग यानी कि क्या? हमने कहा सर अनुबंधन होने के लिए, अनुबंधन होने के लिए, अनुबंधन होने के लिए क्या जरूरी है? कि सबसे पहले तो जरूरी है वो है बेटा, हमने कहा सर स्टिमुलस। क्या होना जरूरी है? स्टिमुलस। जब जब स्टिमुलस आता है इंसान क्या देता है उसके प्रति? हमने कहा सर रेस्पॉन्स देता है। और जब बार बार रेस्पॉन्स देता है, बार बार रेस्पॉन्स मतलब बार बार उस चीज को क्या करता है? रिपीट करता है, तभी जाके अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग स्थापित हो जाती है। और इस कंडीशनिंग के कारण बेटा इंसान क्या करने लगता है? चीजों को जनरलाइजेशन यानी कि उनका सामान्यीकरण करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें हमने कहा सर एक दूसरे से अलग होने लगती है। बच्चा उसमें क्या करने लगता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद करने लगता है। तो ये बेटा हमने कहा सर पूरी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला पद क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। यानी बच्चा सबसे अंत में क्या सीखेगा? सबसे अंत में उसे दूसरी चीजों से अलग करना सीखेगा। लेकिन उससे पहले वो उन चीजों में क्या पहचानेगा? दूसरी चीजों के साथ क्या कॉमन है, सामान्यीकरण करना सीखेगा। उससे पहले सामान्यीकरण तब करेगा जब पहले क्या स्थापित हो चुका होगा? अनुबंधन। और अनुबंधन से पहले बेटा हमने कहा सर पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या बेटा? रिपीटिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पुनरावृत्ति के बाद बात करें बेटा तो उससे पहले हमने कहा सर अनुक्रिया, रेस्पॉन्स देना जरूरी है, तभी जाके आप रिपीट करोगे। फिर हमने कहा सर उससे पहले अनुक्रिया, रेस्पॉन्स से पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है बेटा? उत्तेजना। उत्तेजना या यूं कहूं कि बेटा उत्तेजना या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? उद्दीपक का होना जरूरी है। तो अनुबंधन तभी स्थापित होगा जब सामने पहले क्या होगा? उत्तेजना। और उत्तेजना का मतलब क्या होगी बेटा? स्टिमुलस। और याद करो यही बात कही थी किसने बेटा? पावलोव भाई साहब ने भी कही थी। किसने? पावलोव भाई साहब ने भी कही थी। और कुत्ते के सामने क्या बजाई? घंटी बजाई, तब जाके उसने लार गिराई। इसका मतलब घंटी क्या है बेटा? हमने कहा सर घंटी एक प्रकार का स्टिमुलस है जिसको सुनकर कुत्ते ने क्या दिया था? रेस्पॉन्स दिया था। तो रेस्पॉन्स यानी कुत्ते ने क्या दी थी बेटा? हमने कहा सर अनुक्रिया दी। लेकिन वो अनुक्रिया होने के लिए क्या जरूरी है सामने? हमने कहा अनुक्रिया के लिए सामने हमारे उत्तेजना या यूं कहूं कि उद्दीपक का होना जरूरी है। बोलो क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो जहां जहां उत्तेजना वहां वहां अनुक्रिया। आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है सवाल आपका। अगला सवाल है कि स्मृति जो है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग। ये कथन किसका है? मैकडूगल का है, वुडवर्थ का है, रोज का है, ड्रेवर का है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। फिर हम बढ़ेंगे आगे और अदर जो हमारे टॉपिक है उन पर भी हम बात करेंगे। जल्दी से बताओ। हाँ क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बताओगे? हमने कहा सर ये जो बात है कौन सी बात है? कि स्मृति किसी भी सीखी गई वस्तु का सीधा सीधा क्या है बेटा? सीधा सीधा उपयोग है। तो ये बात कहने का श्रेय जाता है किसको? ये बात कहने का श्रेय जाता है श्रीमान वुडवर्थ भाई साहब को। किसको? वुडवर्थ भाई साहब को जाता है, जिन्होंने कहा मेमोरी किसी भी वस्तु जो हमने सीखी है उसका सीधा उपयोग है, डायरेक्ट उपयोग है, जो हमारे दिमाग में आ जाती है। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं हैं या दशा है जो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की सामान्य स्थिति, आवश्यकता, ए और बी, या ए और बी दोनों? बताओ। ध्यान को आकर्षित करने के लिए वो कौन सी दशा है जो नहीं होगी तो भी हमारा ध्यान आकर्षित होगा ही होगा? तो हमने कहा सर हम यहाँ क्या कहेंगे? ध्यान को आकर्षित करने के लिए वो दशा जो जरूरी नहीं होती है उसका नाम क्या है? हमने कहा सर वो क्या हो जाएगा? हमने कहा सर देखिएगा हम यहाँ कहेंगे वो हो जाएगा क्या? हमने कहा सर वो हो जाएगा हमारे उद्दीपक की स्थिति। उद्दीपक का होना जरूरी है लेकिन उद्दीपक की सही स्थिति, कहीं ना कहीं स्थिति होना, वो हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए सही दिशा नहीं है। हमारे सामने स्टिमुलस है तो हमारा उसकी ओर ध्यान आकर्षित ही होगा, चाहे वो टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, कैसा भी हो। बोलो क्लियर? तो ए और बी नहीं है, इसका आंसर ए है।
संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, प्रत्ययीकरण से, संप्रत्तियों के निर्माण से। ये बात पहले भी हमने समझी थी, याद करो बेटा, कि इमोशंस की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? हमने कहा सर मूल प्रवृत्तियों से होती है। तो याद करो हमने पढ़ा था 14 टाइप्स ऑफ इमोशंस, 14 टाइप्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स। कौन से इंस्टिंक्ट्स? बेसिक इंस्टिंक्ट्स। 14 प्रकार की क्या होती है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। और इन मूल प्रवृत्तियों से सीधा जुड़ाव किसका होता है? इनसे सीधा जुड़ा होता है हमारे 14 प्रकार के संवेगों का। और यही बात बताई थी किसने? यही बात बताई थी श्रीमान मूल प्रवृत्तियों के जनक एक व्यक्ति हैं, मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट, जिनका नाम क्या है बेटा? हमने कहा सर जिनका नाम है, याद रखेंगे, श्रीमान मैकडुगल भाई साहब, विलियम मैकडुगल, जिन्होंने किताब भी लिख दी थी इन संवेगों और मूल प्रवृत्तियों पर। और इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है? बुक का नाम याद रखेंगे, नाम है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बोलो क्या नाम है? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक किताब किसने लिखी? मैकडुगल ने, जिसमें 14 इमोशन, 14 संवेग, जिनका सीधा जुड़ाव मूल प्रवृत्तियों से बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है? अभिप्रेरणा के लिए अक्सर किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण? ध्यान सुना बेटा, मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी क्या बेटा? हमने कहा सर मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का संबंध किससे होता है? अभिप्रेरणा में 4 चीजें शामिल होती है। बोलो कितनी चीजें? 4 चीजें शामिल होती है। और वो 4 चीजें किसमें शामिल होती है? हमने कहा सर अभिप्रेरणा मोटिवेशन में शामिल होती है। क्या क्या है वो 4 चीजें? हमने कहा सर पहली चीज है वो है हमारी नीड। जहां नीड है वहां ड्राइव है, जहां ड्राइव है वहां इंसेंटिव है, और जहां इंसेंटिव है वहीं हमारा मोटिव है। हिंदी में कहूं तो देखिएगा, जहां नीड होगी, नीड मतलब जहां हमारी आवश्यकता होगी, तो इस प्रत्येक आवश्यकता के साथ क्या जुड़ा रहेगा? एक प्रत्येक आवश्यकता के साथ जुड़ा रहेगा एक चालक, अंतर्नोद या प्रणोद। और वो चालक हमें किस ओर ले जाएगा? वो चालक हमें ले जाएगा हमारे लक्ष्य, या यूं कहूं कि हमारे प्रोत्साहन की ओर। और वो लक्ष्य और प्रोत्साहन की ओर जब हमें ले जाएगा तो इससे हमें क्या मिलेगा? हमारा मोटिव मिलेगा। मोटिव यानी क्या मिलेगा? हमारा अभिप्रेरक मिलेगा। क्या मिलेगा? अभिप्रेरक मिलेगा। तो हमने कहा सर अभिप्रेरणा का पहला तत्व ही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीड, यानी कि आवश्यकता है। इसलिए अभिप्रेरणा को कई बार आवश्यकता ही मान लिया जाता है, और आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती है। तो जहां जहां आवश्यकता होती है वहां वहां अभिप्रेरणा मौजूद होती है। अगला सवाल देखो क्या है? विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास। प्रत्यय विकास का मतलब क्या? कंसेप्ट फॉर्मेशन जो होता है बेटा, क्या हमने कहा सर कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए, कंसेप्ट फॉर्मेशन के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसको शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, या फिर उसको विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बच्चों को एक के बाद एक सीखने के अनुभव के अवसर प्रदान करने चाहिए, या उसको विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण के अवसर देने चाहिए कि जो बन गए हैं उसका ट्रांसफर हो, ऐसा करना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए? तो हमने कहा सर देखो, कंसेप्ट फॉर्मेशन के बारे में हम कहेंगे कि सर सारा का सारा सही है, इसलिए हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब एक छोटी सी बात सुनना बेटा, देखो ज्ञान प्राप्ति की कई प्रकार की सीढ़ियां हैं। ज्ञान प्राप्ति की क्या बताई गई है? ज्ञान प्राप्ति की कई प्रकार की सीढ़ियां बताई गई है। और ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी किसको कहते हैं? हमने कहा सर ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी जो याद रखेंगे बेटा, कहा जाता है सेंस को। और सेंस का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी कहते हैं संवेदनाओं को, और संवेदना मिलती है ज्ञानेंद्रियों से। तो ज्ञानेंद्रियों से हमें क्या मिलता है? सेंस, लेकिन वो सेंस लेस होता है। तो फिर हमें ज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी, जिसमें संवेगों में क्या हो जाता है? संवेगों में, माफ करना, संवेदनाओं में अर्थ जुड़ जाता है, तब इसको कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। दैट इज हमने कहा सर परसेप्शन। क्या कहते हैं बेटा? परसेप्शन। और ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी कहा जाता है बेटा किसको? ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी कहा जाता है प्रत्ययीकरण को। और प्रत्ययीकरण ये मतलब क्या होता है? हमने कहा सर प्रत्ययीकरण का मतलब कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी ही चीजें छोटी छोटी है जो आपको याद रखनी है। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है? चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये परिभाषा किसने दी थी चिंतन की? वॉरेन ने, रोस ने, वैलेंटाइन ने, या स्किनर ने? बताओ किसने दी थी? हमने कहा सर चिंतन एक प्रकार की क्या है? हमने कहा सर चिंतन जो होती है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, चिंतन एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? चिंतन एक प्रकार की, हमने कहा सर चिंतन एक प्रकार का ज्ञानात्मक पहलू है। और ये जो बात है बेटा, ये कहने का श्रेय किसको जाता है? चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है, ये बात कहने का श्रेय जाता है किसको बेटा? श्रीमान रोस भाई साहब को। किसको बेटा? श्रीमान रोस भाई साहब को जाता है। किसको? रोस भाई साहब को जाता है। बोलो क्लियर है? यस और नो, हाँ कि ना? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है? डन डना डन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना? अच्छा, काउंट भी करते रहना है कि आखिरकार आपके कितने सवाल सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। आज का अंतिम सवाल देखें क्या कहता है। आज का अंतिम सवाल, कल्पना के विकास के लिए, इमेजिनेशन के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, या हमें स्टोरी टेलिंग कहानी सुनानी चाहिए, या हमें क्रिएटिव प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए? इमेजिनेशन और अधिक होगा जब हमारी सेंस ऑर्गन अच्छे से काम करेगी। और सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5। कौन कौन से? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। कितने हैं? 5। 5 क्या है? सेंस ऑर्गन। और जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन ट्रेंड होंगे उतना ज्यादा हम अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे, देख करके, सुन करके। अच्छा, कहानी सुनाने से दिमाग में कई प्रकार के कंसेप्ट आने लगते हैं जो हमारी इमेजिनेशन, कल्पना को बढ़ावा देते हैं। 1 मिनट और है ना? हाँ जी। और इसके अलावा बेटा हमने कहा सर रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्रिएटिव चीजें अक्सर हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाती है। तो हमने कहा सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी क्रियाएं हमें करते रहनी चाहिए। बोलो क्लियर? तो यहां समाप्त होते बेटा ये आपके पूरे के पूरे 30 सवाल। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपके 30 में से लगभग 27-28 सवाल सही होंगे। मेरा निवेदन है कि जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि 30 में से आपके कितने सवाल सही हुए और कितने गलत हुए। प्यारे विद्यार्थियों, क्लासेस लगाने का उद्देश्य यही है कि हम यूपी टेट जैसी भर्ती परीक्षा में पहली बार में प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करें। तो इसके लिए विद्यार्थियों आपका ये लक्ष्य परिवार का हमारा लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। और आज की क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों आप जुड़ सकते हैं आपके अपने लक्ष्य परिवार के हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जल्दी से जाएं, क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही विद्यार्थियों आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर यूपी टेट भर्ती परीक्षा से संबंधित नए नोटिफिकेशंस की जानकारी और नई अपडेट्स भी आपको प्रदान की जा रही है। तो विद्यार्थियों आप सबके लिए लक्ष्य परिवार हमेशा तैयार है और इसी उद्देश्य के साथ सभी विषयों की इसी चैनल पर आपके लिए सारी क्लासेस अपलोड कर दी गई है। 1 बाय 1 करके सारे प्रीवाई क्यू सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो एक अगर आप भी चाहते हैं अफोर्डेबल एजुकेशन और वो भी फ्री में विद्यार्थियों और साथ में बेहतरीन कंटेंट, तो उसके लिए लक्ष्य सेंट्रल एग्जाम के चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। चैनल से नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना है। और इसकी जानकारी इसको शेयर करना, इस वीडियोस को और चैनल को अपने सभी सहपाठियों तक जो तैयारी कर रहे हैं 2026 में आयोजित होने वाली आपकी अपनी यूपी टेट भर्ती परीक्षा की। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते यही कहूंगा कि चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों।